नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि। मैं हूं गौरव सावंत और आज तक में शुरुआत इस समय बड़ी खबर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले को लेकर पहली बार एक बयान दिया है। एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर निराश और डरी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, बस अब बहुत हो गया। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध कर रहे थे तो दूसरी जगहों पर अपराधी सक्रिय थे। राष्ट्रपति द्वारा इस तरह का बयान बेहद गंभीर इस पूरी घटना को एक नए परिप्रेक्ष्य में, एक बड़े परिप्रेक्ष्य पे ले जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के बयान पर पश्चिम बंगाल में सियासी रणभूमि तैयार हो गई है। ममता बनर्जी की पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर सवाल उठाया है। कहा ये कि वो राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या उन्नाव, हाथरस, बिल्किस बानो, मणिपुर को लेकर दर्द नहीं महसूस हुआ? टीएमसी राष्ट्रपति से सवाल कर रही है कि वो साक्षी मलिक के प्रदर्शन के दौरान क्यों चुप रही, क्यों कोई बयान उस समय नहीं आया? क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना राष्ट्रपति तक के लिए कठिन है? इस तरह की टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आई है। कुणाल घोष का बयान उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर। तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रपति पर हमला बोल रही है तो भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरेआम डॉक्टरों को धमका रही है, डरा रही है। सुनिए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का क्या कहना है। वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, हम एफआईआर नहीं करना चाहते ताकि कैरियर ना बर्बाद हो, पासपोर्ट और वीजा मिलने में समस्या ना हो। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता और पश्चिम बंगाल, जहां की प्रबुद्धता कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इसका अर्थ, भाव और अभिव्यक्ति न समझ पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है और एक प्रकार से उनके कैरियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम शब्दों के मायाजाल के अंदर किया है, ताकि प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है ठीक वैसे ही जैसे सरकार का मुखौटा कुछ और दिख रहा है पश्चिम बंगाल में और मुख कुछ और दिख रहा है, उसी प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द कुछ है और भाव क्या है ये सबको समझ में आ रहा है। और इतना ही नहीं, इसके उपरांत उनका यह कहना, जो मुझे लगता है कि एक प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार की बहुत दुखद, और इससे पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी के बंद को बंगाल के खिलाफ साजिश बताया। केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी के लिए किस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया, हम आपको वो भी सुनवाते हैं, क्योंकि बीजेपी के बंद पर बंगाल में अब जुबानी जंग बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच शुरू हो गई है। कल प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर बाहरी थे, ये ममता बनर्जी ने कहा। ममता बनर्जी ने ये कहा कि जनता की अदालत में बीजेपी का इंसाफ होगा। हिंसा भी हुई। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने क्या कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। আজকেও পুলিশকে মারা হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, রেলের সিগন্যাল ইচ্ছা করে দেরি করে দেওয়া হয়েছে। কারণ এখানে রেল বলুন, সিবিআই বলুন, ইডি বলুন, ইনসাফ বলুন, সবকিছু বিজেপি করে। বিজেপি
চালায়। আমি কোনোদিন এরকম কেন্দ্রীয় সরকার দেখিনি যে দল নির্ভর দলদাস, বিজেপি পার্টি একটা দলদাসের সরকার। এদের মতো নির্লজ্জ, এদের মতো অত্যাচারী, এদের মতো অহংকারী, এদের মতো কুচ্ছাচারী, এদের মতো অপপ্রচারকারী, এদের মতো চক্রান্তকারী আমি কোনো দিন দেখিনি। देखिए पुलिस का काम ही यही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के लीडरशिप के ऊपर सख्ती बरतना। आप देखेंगे कि आज भाटपाड़ा में गोली चल गया, 3 राउंड गोली चली है कम से कम, हमारे कार्यकर्ता आहत भी हुए, लेकिन पुलिस जो अपराधी है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। बीजेपी के नेताओं के पीछे भाग रही है पुलिस। यही ममता बनर्जी की पुलिस है, नाकामयाब नालायक पुलिस है। और उससे भी ज्यादा नालायक जिसने इस पुलिस को नालायक बनाया वो हमारा इस स्टेट का होम मिनिस्टर यानी ममता बनर्जी है। মহিলাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার অন্যায়ের ঘটনা সবথেকে বেশি কোনো রাজ্যে যদি ঘটে থাকে, এনসিআরবির তথ্য অনুযায়ী সে রাজ্যের নাম হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ। 2 নম্বর জায়গায় মধ্যপ্রদেশ, 3 নম্বর জায়গায় রাজস্থান, 4 নম্বর জায়গায় মহারাষ্ট্র। ক্যামেরার সামনে অন রেকর্ড বলে যাচ্ছি, পারলে এই 4 জন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করবেন, তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙ্গুল তুলবেন। तो ये रण कई स्तरों पर हो रहा है, जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक। और इस समय सूर्याग्नि रॉय मेरे सहयोगी हमारे साथ कोलकाता से सीधे जुड़ रहे हैं। सूर्याग्नि, क्या डॉक्टरों का प्रदर्शन इस समय भी न बनना की ओर है? क्योंकि आज तो तृणमूल का भी जो छात्र प्रदर्शन एक अलग उनके फाउंडेशन डे पर, और दूसरी बात इस बात में कितना दम जो ममता बनर्जी कह रही है कि जो प्रदर्शनकारी है वो तो ज्यादातर बाहरी है। देखिए, सबसे पहले बता दें, डॉक्टरों का जो प्रदर्शन था आज जो चल रहा है, अभी भी चल रहा है हमारे पीछे, एक मेगा रैली करने के बाद कोलकाता नॉर्थ से एकदम कोलकाता सेंट्रल के हार्ट प्लेस जिसको एस्प्लेनेड धर्मतला कहा जाता है, वहां पे अभी इनका जो बयाबाजी है वो चल रहा है। ये रैली जो थी ये बहुत शांतिपूर्वक हुई और जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से बुलाया गया था। सिर्फ मात्र आरजी करके नहीं बल्कि सारे जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं इस स्टेट में, इस सिटी में, सभी ने पार्टिसिपेट किया। ये रैली नवान्नों की तरफ नहीं जा रही थी, ना ही इन्होंने कहा था कि ये लोग जाएंगे। ममता बनर्जी का जो पहले दिन से दावा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस इशू को पॉलिटिसाइज करना चाहती है, ये ममता बनर्जी ने बारंबार ये कहा है। और शायद इसीलिए उन्होंने पहले दिन से ही उन्होंने जो दावा किया था कि इन डॉक्टर्स को वो समर्थन बताती है, इन डॉक्टर्स को वो सपोर्ट कर रही हैं, ऐसा पहले दिन से उन्होंने कहा था, आज भी उन्होंने कहा है। लेकिन अगर आप बीजेपी के बारे में सुने तो बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी इसको पॉलिटिकल करना चाहती है ताकि मेन मुद्दे से पूरा जो इशू है वो हट जाए। गौरव, ममता बनर्जी एक अपनी मार्च, एक अपनी यात्रा, एक छात्र परिषद का आयोजन, और उस छात्र परिषद में उनका यह कहना कि फांसी जल्द से जल्द दी जाए। उनका यह दावा कि उन्होंने केवल 5 दिन मांगे थे ताकि सजा मिल सके दोषी को। सीबीआई पर मामले को लटकाने का आरोप, इस पर भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई दोनों की तरफ से क्या की कोई प्रतिक्रिया? देखिए, ममता बनर्जी पहले दिन से कह रही है कि वो समर्थन करती है कैपिटल पनिशमेंट का इस केस में, क्योंकि उनका दावा है कि ऐसे केसेस में कैपिटल पनिशमेंट ही देना चाहिए। आज भी उन्होंने कहा है और अगले 10 दिनों में वो कह रही हैं कि एक बिल लाएंगी स्पेशल, एक सेशन करके असेंबली में, जहां पे कोई भी रेप कन्विक्ट को दोषी अगर पाया जाए तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। ये आज उन्होंने कहा है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि किसी भी बिल को जब आप असेंबली में पास करते हो वो गवर्नर के पास जाता है, और गवर्नर अगर इस पे बैठा रहे तो ये बहुत नाइंसाफी होगी, तो उसमें भी प्रदर्शन करेगी तृणमूल कांग्रेस। लेकिन ऐसा बिल आने वाला है, ये उनके तरफ से साफ कर दिया गया है। शायद 10 या 12 दिन में एक स्पेशल असेंबली सेशन करके वो बुलाया जाए। दूसरे ओर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी दबाव बना रही है सीबीआई के ऊपर कि बहुत दिन हो गया सीबीआई को ये केस सौंपा गया है, लेकिन सीबीआई की तरफ से कोई भी डेवलपमेंट जो है वो दिया नहीं जा रहा। और ऐसे में अब यह भी कहा जा रहा है
कि सीबीआई इस मामले को राजनीतिक बना रही है, हल नहीं तलाश रही है, केवल ढिलाई बरत रही है। इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। ताजा जानकारी के लिए मैं फिर आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस समय हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जब बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, उनके बीच जो संघर्ष हुआ और इसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जख्मी भी हो गए हैं। दरअसल हुगली इलाके में हिंद मोटर रेलवे स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। यहां बीजेपी के नेता रेल रोकने के लिए पहुंचे तो आरोप यह है कि टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पहले ही मौजूद थे और आपस में दोनों कार्यकर्ता भिड़ गए। पुलिस ने हालात पर उस समय कंट्रोल किया। हुगली में ही आज अब से थोड़ी ही देर पहले बंगाल बंद कराने के दौरान मानकुंडू रेलवे स्टेशन पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़पें हुई। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले आज भी छोड़ने पड़े। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, बंगाल बंद कराने से रोका जा रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दिल्ली तक प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम अब दे दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि शुक्रवार को न्याय की मांग को लेकर कोलकाता में छात्र एक बार फिर प्रदर्शन करेंगे। शनिवार को तृणमूल कांग्रेस हर ब्लॉक में प्रदर्शन करेगी। 1 सितंबर को फिर ममता बनर्जी ने महिलाओं के साथ प्रदर्शन करते हुए ये मांग रखने को कहा है कि सख्त कानून केंद्र सरकार बलात्कार के अपराधियों को सजा देने के लिए बनाए। ममता बनर्जी ने कहा है कि आरोपियों को दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा दिलाने के लिए अगले 10 दिनों में वो बंगाल सरकार, उनकी जो सरकार है, वो एक बिल पेश करेगी और इस बिल को वो पारित करेंगे। फिर इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उन्होंने अगर बिल पास नहीं किया तो ममता सरकार का यह कहना है कि राजभवन के सामने तृणमूल कांग्रेस धरना देगी। यानी अब प्रदर्शन के साथ पश्चिम बंगाल में शक्ति प्रदर्शन वाली राजनीति भी इस मुद्दे को लेकर शुरू हो गई है। आज के दिनটা আমরা ডেডিকেট করতে চাই সমাজে যারা নির্যাতিত হয়েছে, বিশেষ করে আরজি করের আমার প্রিয় বোনটি যেভাবে নির্যাতিত হয়েছে। এই কদিনে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। মহারাষ্ট্রের শিশুদের উপর অত্যাচার হয়েছে, একবার নয়, পরপর 2-3 বার। উত্তরপ্রদেশে হয়েছে, রাজস্থানে হয়েছে, মধ্যপ্রদেশে হয়েছে, বিহারে হয়েছে, উড়িষ্যায় হয়েছে, মণিপুর তো আছে, আসামেও হয়েছে। আমরা দেখেছি ডেড বডি নিতে এসেছিল কালকে, পুলিশ এতটাই সংযত ছিল, কারো মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, কারো চোখ কেড়ে নিয়েছে, কারো কান ফাটিয়ে দিয়েছে, কারো হাত পা ভেঙে দিয়েছে। তাও পুলিশকে আমি কালকের জন্য স্যালুট জানাই। ওরা সংযত থেকে নিজের রক্ত দিয়েছে, কিন্তু বিজেপির চক্রান্তের কাছে কোনো ডেড বডি তুলে দেয়নি। আজকেও পুলিশকে মারা হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, রেলের সিগন্যাল ইচ্ছা করে দেরি করে দেওয়া হয়েছে। কারণ এখানে রেল বলুন, সিবিআই বলুন, ইডি বলুন, ইনসাফ বলুন, সবকিছু বিজেপি করে, বিজেপি চালায়। আমি কোনোদিন এরকম কেন্দ্রীয় সরকার দেখিনি যে দল নির্ভর দলদাস বিজেপি পার্টি একটা দলদাসের সরকার। এদের মতো নির্লজ্জ, এদের মতো অত্যাচারী, এদের মতো অহংকারী, এদের মতো কুৎসাচারী, এদের মতো অপপ্রচারকারী, এদের মতো চক্রান্তকারী আমি কোনো দিন দেখিনি। আজকে বন্ধ রেখে দিয়েছে বিজেপি জেনে শুনে, কারণ ওদের ডেড বডি চাই।
আমরা শান্তি চাই, আমরা বিচার চাই, আমরা দোষী ব্যক্তির শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই। আর ওরা দোষী ব্যক্তি যাতে ফাঁসি না হয়, বিচারের বাণী যাতে নীরবে নিভৃতে কাঁদে, ওরা কিন্তু আন্দোলনটাকে জল ঢেলে দিয়ে আসল আন্দোলন থেকে চক্রান্তের খেলায় নেমেছে, বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে। আমরাও ছাত্র রাজনীতি করেছি, আমরা বন্ধের রাজনীতি বিশ্বাস করি না। কিসের বন্ধ? কাকে নিয়ে বন্ধ? বন্ধ করলে যাও আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বন্ধ করো, যিনি আজ পর্যন্ত শুধু এজেন্সি লাগিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার করা ছাড়া উত্তরপ্রদেশের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, রাজস্থানের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, আসামের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, মধ্যপ্রদেশের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, এমনকি মণিপুরের পরিবারগুলোর কাছে ছুটে যায়নি। আর আসামে তো এনকাউন্টার করে মেরে দেওয়া হলো। तो ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरबान में झांकने को कह रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ममता बनर्जी सरकार ने पहले कल छात्रों पर पुलिस की लाठी और आंसू गैस के गोले चलवाए, तो आज पुलिस शांति से हो रहे प्रदर्शन का दमन करने में जुटी है। और इसी बीच ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के प्रमुख सुकांता मजूमदार ने कहा है कि ममता बनर्जी सरकार चलाने लायक नहीं है, वो जो सरकार है तृणमूल की वो किसी लायक नहीं है। देखिए, पुलिस का काम ही यही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के लीडरशिप के ऊपर सख्ती बरतना। आप देखेंगे कि आज भाटपाड़ा में गोली चल गया, 3 राउंड गोली चली है कम से कम। हमारे कार्यकर्ता आहत भी हुए, लेकिन पुलिस जो अपराधी है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। बीजेपी के नेताओं के पीछे भाग रही है पुलिस। यही ममता बनर्जी की पुलिस है, नाकामयाब नालायक पुलिस है। और उससे भी ज्यादा नालायक जिसने इस पुलिस को नालायक बनाया वो हमारा इस स्टेट का होम मिनिस्टर यानी ममता बनर्जी है। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से कराए जा रहे बंद के बीच हंगामा है। 3 घंटे ये बंद अभी लगभग 2 से 3 घंटे और चलना है। तभी आज तक पर एक चौंका देने वाली खबर आई है, जहां बंद के दौरान भाटपारा के इलाके में फायरिंग की एक खबर आई, जिसने बैरकपुर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। बीजेपी के मुताबिक भाटपारा में बीजेपी के नेता प्रियांगु पांडे की गाड़ी पर फायरिंग की गई। बीजेपी नेता के ड्राइवर को गोली लगी। बीजेपी अब राज्य सरकार की कानून व्यवस्था के दावों पर अब प्रश्न चिन्ह लगा रही है। पूछ ये रही है, क्या यही कानून का राज है, जहां बंद के दौरान बीजेपी के नेता पर सरेआम गोली चलाई जा रही है, जैसा आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। पांडे हमारे पार्टी के नेता हैं, वो आ रहे थे एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के सामने जेटिंग मशीन रास्ते पर खड़ा करके, और जैसे गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा। और वो लगने के बाद वो गिर गया। फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है। 7 राउंड गोली चला है, अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है कि ये सरेराह पुलिस के मौजूदगी में ये हुआ है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। वो 2 व्यक्ति जो गोली चलाते नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर देखे भी जा सकते हैं गोली चलाते हुए। बीजेपी का कहना है पहले बमबारी वहां पर हुई, जो वहां देसी बम चलाए जाते हैं, देसी बम चलाए गए, रास्ते को रोका गया, डोजर से रास्ते को रोका गया। और जब गाड़ी एक जगह घिर गई थी, तब जैसा आप देख सकते हैं यहां गोली चलाई गई, और वो गोली सीधा ड्राइवर को कान के पास, सर के पास वहां गोली लगती है, जैसा आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। और गाड़ी में बैठा दूसरा व्यक्ति बेहद डरा हुआ निकल 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 यहां से निकल, इस तरह की बातें कर रहा है। तो ये बंद के दौरान बीजेपी के नेता पर
फायरिंग हुई बंगाल में और बीजेपी का कहना है कि यही तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती है कानून व्यवस्था की पूरी तरह से पोल खोल कर रख देती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, भारत से फरार होकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत में बम धमाके करने वाले इंडियाज मोस्ट वांटेड आतंकवादी फरतुल्ला गौरी का एक नया वीडियो खुफिया एजेंसियों के हाथ लगा है। फरतुल्ला गौरी ने 3 मिनट के इस ऑडियो वीडियो में भारत में फैले अपने स्लीपर सेल से अपील की है कि वो भारत में देश भर में रेलगाड़ियों को निशाना बनाए, रेलवे को डीरेल करे, रेलवे की पटरियों को निशाना बनाए। ऐसा करने में भारत में अराजकता फैलेगी, डर फैलेगा। पेट्रोल की पाइपलाइन और उससे जुड़े समूहों को निशाना बनाने का भी इन आतंकवादियों ने ऐलान किया है। खुफिया एजेंसी के सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि भारत सरकार से घोषित आतंकी फरतुल्ला गौरी ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की शह पर ही बेंगलोर में रामेश्वरम कैफे में अपने स्लीपर सेल के जरिए आईईडी ब्लास्ट कराया था और अब उनकी साजिश एक बार फिर भारत को दहला देने की है। 3 मिनट का है ये वीडियो और 3 मिनट के इस आतंक के ऑडियो वीडियो में इंडियाज मोस्ट वांटेड आतंकवादी फरतुल्ला गौरी रेलवे नेटवर्क को निशाना बनाने की बात कर रहा है ताकि इसमें सैकड़ों बेगुनाह मारे जाएं और उससे भारत में डर और आतंक का खौफ एक बार फैल जाए। और पोशीदा दस्तों की शक्ल में बनाना होगा, जैसे 2 या 3 अफराद के दस्ते होते हैं जो भरोसामंद और काबिल और मुखलिस लोगों पर मुश्तमिल हो। आगे मुस्तकबिल में यही छोटे दस्ते हमारी तहरीक के लिए बुनियाद बनेंगे, जो शफाफियत, राजदारी और बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। इन दस्तों में मुशावरत के जरिए एक अमीर मुकर्रर करें और उसकी क़ियादत में सारे लोग काम करें, एक दूसरे के मददगार बन जाएं। इस तरह हर दस्ता अपने आप को खुद चलाएगा। यकीनन दुश्मन को आपका ये जाल तोड़ना, आपका ये नेटवर्क तोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इस जंग का एक बहुत अहम पहलू ये है कि दुश्मन को माशी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसान पहुंचाए। ये जंग का बहुत अहम और बहुत असरअंदाज पहलू है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, फरतुल्ला गौरी का यह कहना कि भारत में जो रेलवे का नेटवर्क है उसे निशाना बनाया जाए और हाल के दिनों में ऐसी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। रेलवे के ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर, स्लीपर, लोहे के रॉड, ये सब रखे जा रहे हैं। क्या पुलिस और खुफिया एजेंसियां इन दोनों घटनाओं को जोड़कर भी देख रही है? देखिए गौरव, पहले भी जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई वो ट्रेन डिरेलमेंट और सबोटाज जैसी वारदातों को अंजाम देती रही है और वक्त वक्त पर खुफिया एजेंसियों ने इस बात का खुलासा भी किया है। फरतुल्ला गौरी का जो ये वीडियो स्टेटमेंट है, 3 मिनट का ये वीडियो स्टेटमेंट, इससे जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्लान है वो पूरी तरह से एक्सपोज होता है। फरतुल्ला गौरी के इस बयान को खुफिया एजेंसी बेहद गंभीरता से ले रही है। वो इसलिए भी ले रही है कि बीते दिनों आपने देखा होगा कि बेंगलोर के रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ था वो पाकिस्तान में बैठे फरतुल्ला गौरी ने ही अंजाम दिलवाया था। इसका अच्छा खासा स्लीपर सेल का नेटवर्क है। हाल फिलहाल में एजेंसियों ने इसके कई बड़े स्लीपर सेल का नेटवर्क तोड़ा था और मुंबई, पुणे, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से कई आतंकियों को गिरफ्तार किया था। और इसमें बाकायदा ये कहता दिखाई दे रहा अपने मुजाहिदीनों को, अपने स्लीपर सेल को ये अपील कर रहा है कि जो भारतीय ट्रेन है उसको निशाना बनाओ, सबोटाज करो, जिससे अराजकता फैले, साथ ही साथ जो सप्लाई चेन है उसको बाधित करो। तो ये एक नई साजिश है जिसका खुलासा खुद पाकिस्तान में बैठे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी ने कर दिया है। खुफिया एजेंसियां इसको बेहद गंभीरता से ले रही है। जाहिर सी बात है, हाल फिलहाल में जो ट्रेन डिरेलमेंट हुए हैं या सबोटाज करने की कोशिश की गई है, उस पर भी अब जो एजेंसीज है वो नए सिरे से निगाह रखेंगे। खुद जो रेल मंत्री है उन्होंने भी आज तक के इस खुलासे पर बयान दिया है और कहा है कि इसको बेहद गंभीरता से लिया जाएगा।
ये बताइए कि इस फरातुल्ला गौरी का जो स्लीपर सेल है, जो इसका नेटवर्क है, इसके बारे में क्या क्या जानकारियां हैं, किन किन राज्यों में ये फैला है, जो गिरफ्तारियां कुछ समय पहले हुई थी, कौन कौन थे वो लोग, क्योंकि कहा यह जा रहा है इसमें बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो अच्छी तनख्वाह पाते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, दिन में समाज में रहते हैं और रात में आतंक का ये घिनौना खेल खेलते हैं। बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा। बीते दिनों जो पुणे मॉड्यूल का खुलासा हुआ था उसमें कई इंजीनियर थे, लेकिन देखिए दिलचस्प पहलू यह है कि जो फरातुल्ला गौरी है वो आतंकी संगठन ISIS के नाम पर भर्ती करता है, लेकिन बीते दिनों दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने खुलासा कर दिया था कि ISIS जैसा भारत में कुछ नहीं है। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का दिमाग है। वो ISIS के नाम पर भर्ती कर रही है। दरअसल FATF से बचने के लिए जो पाकिस्तान है वो पूरी दुनिया में बदनाम है, उससे बचने के लिए नए नए हैं और इसी के तहत फरातुल्ला गौरी को अब आगे किया गया है। गौरव, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। पाकिस्तान की ISI, लश्कर ए तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, ISIS के नाम पर इन्हीं आतंकी संगठनों के आतंकवादियों को आगे किया जाता है। और आज तक के इस खुलासे पर केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। कई रेल हादसों में चिंताजनक ट्रेंड देखने को भी मिला है। अब बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। देखो, ईच एंड एवरी इंसिडेंट हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं और कई इंसिडेंट्स में बहुत ही एक वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सा दिख रहा है जिसको सीरियसली लेना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि रेलवे कोई पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप का विषय है। रेलवे एक ऐसी संस्था है, रेलवे और डिफेंस दो ऐसी संस्थाएं हैं देश में जो कि दे शुड बी अबव पॉलिटिक्स, जिसमें हमें कहीं पर भी देश के लिए जो ज़रूरत है, देश की लाइफलाइन है, इसके कहीं पर भी कोई भी अगर नेगेटिव इसमें होता है तो उसके ऊपर हम सबको मिलके, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सिटीजन्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इंडस्ट्री हो, हर किसी को मिलके वी शुड ट्राई एंड मेक श्योर दैट रेलवे रन्स इन अ वेरी एफिशिएंट मोड। रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर जो डर सारी दुनिया को सता रहा है, क्या वो सच साबित होने जा रहा है? क्या रूस यूक्रेन की जो जंग है वो एक खतरनाक परमाणु युद्ध के रूप में बदलने जा रही है, एक एटमी जंग में तब्दील हो सकती है? क्या इसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है? दरअसल रूस की तरफ से एटमी युद्ध की धमकी या फिर तीसरे विश्व युद्ध को लेकर दावा पिछले 2 सालों में न जाने कई बार किया जा चुका है, लेकिन इस बार रूस की तरफ से यह लगातार चेतावनी दी जा रही है। और यह चेतावनी रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है। सरगेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन को पश्चिमी देश जो मिसाइलों के साथ रूस में और अंदर तक, गहराई तक, कई 100 किलोमीटर अंदर तक हमला करने की अनुमति दे रहे हैं, तो इससे पश्चिमी देश आग से खेल रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने अमेरिका को आगाह भी किया कि तीसरा विश्व युद्ध केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा बयान है रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली न केवल मिसाइलें मांग रहे हैं, घातक मिसाइलें, डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव वेपन मांग रहे हैं, बल्कि वो लड़ाकू विमान F-16 समेत और लड़ाकू विमान की मांग भी कर रहे हैं। और कई F-16 उन्हें मिल भी गए हैं जहां यूक्रेनी पायलटों की ट्रेनिंग चल रही है। रूस की तरफ से अब माना यह जा रहा है कि बहुत हो गया। एक बहुत बड़ी वजह उसकी यह है कि रूस में घुसकर यूक्रेन की तरफ से हमले बढ़ गए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण रूस के दक्षिणी क्षेत्र रोस्टोव के केमेंस्की जिले में एक तेल के डिपो में आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये बहुत भीषण आग है और गवर्नर ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि इस हमले के बाद 3 तेल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं।
रूस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि उसने यूक्रेन के 4 ड्रोन को तो मार गिराया। हालांकि रूस की सेना की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। ये बेहद खतरनाक बात है। कीव को लंबी दूरी के हथियार देने को रूस ने दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया है। रूस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले घातक खतरनाक हथियार देना बच्चे को माचिस देने के बराबर है। ऐसा करके अमेरिका आग से खेल रहा है। नेटो देशों के हथियारों से वोलोदिमीर जेलेंस्की रूस के अंदर हमला करना चाहते हैं। रूस को अब इस बात का अंदेशा है कि अगर ये इजाजत यूक्रेन को मिल गई पश्चिमी देशों से, तो मॉस्को भी यूक्रेन की मिसाइलों के जद में आ जाएगा और फिर ये युद्ध बहुत ज्यादा। और नाटो की दुश्मनी अब सीधी जंग में तब्दील होने वाली है? क्या ये अदावत दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर ले आई? क्या रूस की राजधानी में हुआ यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक इसके काउंटडाउन के शुरू होने का सबूत है? रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, जिनकी तरफ से अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की ताजा धमकी दी गई है, хочет избежать чрезмерной эскалации, но на самом деле это лукавство. Запад не хочет избежать эскалации. Запад, по-русски говоря, нарывается. मॉस्को में सीधे हमले के बाद से पुतिन भड़के हुए हैं। वहीं जेलेंस्की पुतिन को घुटनों पर लाने के लिए इससे भी बड़े जख्म देना चाहते हैं। इसी से पुतिन आग बबूला है और रूस की तरफ से यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बोला गया है। 127 मिसाइल और 109 ड्रोन से रूस ने यूक्रेन के 24 में से 15 रीजन में हमले किए हैं। सोमवार से जारी इन हमलों में रूस की तरफ से किंजर बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया, जिन्हें रूसी शहर लिपेत्स्क में तैनात MiG-31 लड़ाकू विमानों से दागा गया। यूक्रेन में इस वक्त लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, क्योंकि कब कहां मिसाइल गिर जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। कीव के लोग इस तरह से मेट्रो में शरण लेने को मजबूर हैं। रूस की तरफ से इससे पहले उसके पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने कड़ी चेतावनी दी थी, जिन्होंने कहा था कि रूसी ठिकानों पर कोई भी अमेरिकी हमला तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देगा। हफ्ते भर पहले रूस के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको यूक्रेन को परमाणु बम की धमकी दे चुके हैं। Блять, это пиздец, сука! Это пиздец, 37-этажку прилетел, блядь! इन धमकियों के बावजूद यूक्रेन रुकने को तैयार नहीं है और रूस में सबसे बड़े हमले को वो अंजाम दे चुका है, जिससे पुतिन बेहद नाराज है और उनकी तरफ से तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी जा रही है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं, जैसे तस्वीर देखिए जिसमें यूक्रेन के तालाब में रूस ने मिसाइल दागी। रूस की तरफ से इन धमकियों की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन के हाथों अपनी जमीन गंवाना है। 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क पर हमला कर यूक्रेन ने चौंका दिया। रूस के कुर्स्क के 1300 वर्ग किलोमीटर पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन की तरफ से 594 रूसी सैनिकों को कब्जे में लेने के भी दावे हो रहे हैं। Думаю, справедливо, якщо я цей план представлю спочатку президенту Сполучених Штатів, від нього залежить успіх цього плану, дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть. Чи будемо ми вільні в використанні тим, що там буде в цьому плані, або ні. І так як трішечки все затримується в житті, то я, думаю, в вересні представлю цей план йому на зустрічі. І думаю, що якимось чином буде правильно передати цей план як Камалі Харріс, так і Трампу. यूक्रेन तबाह हो चुका है। जेलेंस्की अब इसी तरह की तबाही रूस में अमेरिकी हथियारों के दम पर करने पर आमादा है। जेलेंस्की की यही जिद दुनिया को मुश्किल में डाल सकती है। आज तक ब्यूरो। और यूक्रेन ने जो जबरदस्त पलटवार किया है रूस पर, इससे रूस भी बैकफुट पर आ गया है, सकते में है।
जानकार इसकी सबसे बड़ी वजह F-16 लड़ाकू विमानों को मान रहे हैं, जो यूक्रेन की शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगे। इसकी नई खेप यूक्रेन को मिल चुकी है। 3 हफ्ते पहले ही F-16 में जिस तरह के हथियार लगे हैं, जिस तरह का 20 मिलीमीटर का उसमें कैनन गन लगी है, जिस तरह से वो बम वर्षक विमान है, मिसाइलें दागने में सक्षम है, F-16 से यूक्रेन रूस के अंदर से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट भी कर सकता है। F-16 लड़ाकू विमान ध्वनि से दोगुनी गति से उड़ता है और रूस के लिए इससे मुकाबला करना बेहद मुश्किल और खतरनाक साबित हो सकता है। F-16 से यूक्रेन रूस के काफी अंदर तक हमला भी कर सकता है। हालांकि अभी यूक्रेन पर जो अंकुश है वो ये है कि इन F-16 लड़ाकू विमानों का भी केवल डिफेंसिव इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर से अधिक है। हम आपको यह भी बता दें कि रूस के अंदर घुसकर कुर्स्क के इलाके में जो यूक्रेन ने पलटवार किया है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति के हौसले इससे बहुत ज्यादा बुलंद है। अब वो अपनी जीत की बात कर रहे हैं, दावा ये कर रहे हैं कि उनके पास एक ऐसा प्लान है जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की मेज पर आने पर मजबूर कर देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे को एक बहुत बड़ी विजय योजना का हिस्सा बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने वो अपने नए प्लान को पेश भी करेंगे। विजय योजना की सफलता राष्ट्रपति जो बाइडेन पर ही निर्भर भी करेगी। राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार, चाहे वो कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप, दोनों को ये रोडमैप, विक्ट्री रोडमैप उनको दिखाया भी जाएगा। अगस्त से ही यूक्रेन की सेना रूस पर भारी दिखाई